हेलो बच्चों, मैं प्रवीण जांगड़ा मैथमेटिक्स की इस क्लास 12th में आपका स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि ये क्लास आपके लिए एक सक्सेसफुल क्लास रहे। बच्चे, हमने इस क्लास को नाम दिया है एनसीईआरटी एक्सप्रेस। एनसीईआरटी पढ़ेंगे थोरोली हम। तो इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्लास 12th चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस से। मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट। देखिए बच्चे, कोई भी टीचर जब इस क्लास को स्टार्ट करेगा 12th क्लास को, जनरली मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट से स्टार्ट किया जाता है। क्या रीजन है? सबसे पहले बच्चे को सेफ जोन में लाना होता है, यानी कि अराउंड 40 मार्क्स उसको मिल जाए। तो कंपैरेटिवली जो इजी टॉपिक होते हैं वो स्टार्टिंग में ले लिए जाते हैं। ओके, तो मैट्रिसेस डिटरमिनेंट का नंबर उसमें सबसे पहले आता है। जब 40% आप सिलेबस कर लेते हो तो एक लाइफ लाइन आपको मिल जाती है। या फेल तो कोई नहीं कर सकता हमें, ठीक है। एक कॉन्फिडेंस वाली लाइफ लाइन आपको मिल जाती है। उसके बाद आप जितना भी पढ़ेंगे वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में होगा बच्चे, राइट। अपने इस चैनल का नाम है एसजीआई चंडीगढ़। तो स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट वीडियो से। ज्यादा इंट्रोडक्शन चैप्टर्स के बारे में, सिलेबस के बारे में वो होता रहेगा। अभी इस फर्स्ट क्लास को हम एंजॉय करते हैं। ओके, एंजॉय करना है हमने मैथमेटिक्स को। कोई रट्टा नहीं लगाना है, कोई डरना नहीं है, इससे भागना नहीं है हमने। ओके, अच्छे से करना है, समझ के करना है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। जिस वे से हम पढ़ाएंगे उसी वे से आपने पढ़ने की कोशिश करनी है। बच्चे, टीचर के साथ एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, बट जैसे टीचर का वे समझ में आ जाएगा तो एंजॉय करेंगे आप क्लास को। ओके, हम बेसिकली किसी चीज को पढ़ेंगे। जैसे किसी प्रॉब्लम को हम सोल्व कर रहे हैं, ये नहीं कि वो प्रॉब्लम सोल्व करें। सभी टीचर सोल्व करते हैं, सभी बच्चे भी सोल्व कर लेते हैं, लेकिन बच्चे उसमें होता है क्या कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है, कि उसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, जिस बेस पे वो चीज सोल्व हुई है उस चीज को आपने पढ़ना है, जिसको हम बेसिक कंसेप्ट बोलते हैं, ठीक है। उसका लॉजिक बोलते हैं। तो कहावत ही होती है, थिंक लॉजिकली स्कोर मैजिकली। आप लॉजिक के साथ किसी चीज को पढ़िए, स्कोर मैजिक यानी कि जादू की तरह अपने आप कैसे हो जाएगा, इंस्टेंट हैपनिंग कैसे होगी वो आपको पता भी नहीं लगेगा। ओके, तो समझिए इसको। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक, दिस इज अवर चैप्टर नंबर 3। टॉपिक का नाम है मैट्रिसेस। देखो बच्चे, सबसे पहले जब आपकी चैप्टर में एंट्री लगती है तो हमें दो वर्ड्स से सामना करना पड़ेगा। दैट इज मैट्रिक्स एंड सेकेंड वन इज मैट्रिसेस। कुछ बच्चे इसको देख के समझ गए होंगे कि मैट्रिक्स और मैट्रिसेस में क्या डिफरेंस है। दैट्स नॉट ए क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स, दैट इज ए क्वेश्चन ऑफ ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ये ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है हमारा। मैट्रिक्स सिंगुलर के लिए यूज करेंगे हम, और मैट्रिसेस प्लूरल के लिए। देखिए आप सेट्स पढ़े हैं 11th स्टैंडर्ड पे, तो 11th में जब एक सेट पढ़े हैं आप, तो सबसे पहले टीचर ने आपको बताया होगा कि सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर से। जनरली यही होता है ना। तो यहाँ पे भी हम मैट्रिक्स को एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, से। ये हमारे पास हो गया ए। अगर मैट्रिसेस हैं तो वहां पे मान लीजिए ए और बी, एक्स वाई जेड, जो मर्जी आप बोल सकते हो। ओके, ए एक मैट्रिक्स है, हम ऐसे रीड करेंगे। ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, हम ऐसे रीड करेंगे। कई बार और लगता है जब बच्चे बोलते हैं ए एक मैट्रिसेस है। नो, ए एक मैट्रिक्स है। ए और बी दो मैट्रिक्स है, चल जाता है, बट फिर भी ए और बी दो मैट्रिसेस है। थोड़ा ध्यान रखना बच्चे, ये एक ही चीज होती है, बट सिंगुलर और प्लूरल पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब पढ़ेंगे हम डेफिनेशन। सबसे पहले पढ़ेंगे डेफिनेशन। अब डेफिनेशन क्या है, क्यों पढ़नी जरूरी है? देखिए, किसी भी टॉपिक की जो जान पहचान है हमारी, उसकी डेफिनेशन से होती है। और डेफिनेशन दुनिया का सबसे बड़ा लॉजिक होता है बच्चे, जब आप किसी के चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ रहे होते हो, ठीक है। तो मैट्रिसेस की डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, बट उससे पहले एक ओवरव्यू लेते हैं कि रियल लाइफ में मैट्रिसेस कैसी होती है। ओके,
दैट इज द गेम ऑफ रियलिटी एंड इमेजिनेशन मैथमेटिक्स। ओके, हम उसको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो देखिए सपोज ये क्या नाम है स्टूडेंट्स, अच्छा जी, ये सीता, गीता और राधा जी। ओके, आप कहां पे जा रहे हो, सपोज शॉपिंग के लिए जाते हैं, ठीक है। अब शॉपिंग पे कहां पे गए, एक बुक सेलर के पास चले गए, पेन, पेंसिल और सपोज ये कॉपी वहां से परचेज करते हैं। सीता जी की रिक्वायरमेंट है 2 पेन खरीदने की, पेंसिल चाहिए इनको ओनली 1, कॉपी चाहिए 4, गीता जी की रिक्वायरमेंट है 1 ही पेन की, पेंसिल नॉट रिक्वायर्ड। दैट्स द लॉजिक हियर। हम इसको वैकेंट नहीं छोड़ सकते, अगर नहीं चाहिए नहीं खरीदा तो आप कहिएगा कि वहां पे 0 है। कॉपी वेस्ट करते हैं ज्यादा, 5 ले लेते हैं। राधा जी को भी 2 पेन चाहिए, पेंसिल भी इनको 2 चाहिए, बट कॉपी इनको 6 चाहिए। ओके, इस तरह से ये टेबुलर फॉर्म बन गई, एक टेबल की तरह बन गई। टेबल की तरह क्या, टेबल बन गई है कि नहीं। ऐसी चीज आपको रियल लाइफ में बहुत सारी देखने को मिलती है। सबसे पहला एग्जांपल, टीचर जब कई बार टेस्ट लेता है क्लास में तो बच्चों से पूछ लेते हैं वो, या नोट करने को बोलते हैं, बेटा आप इसका ना रिजल्ट नोट करो, ठीक है। हम 1 बाय 1 करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टेस्ट को। बच्चा क्या करता है, नेम लिखता है, ठीक है, रोल्स लिखा, ठीक है, और उसके मार्क्स ऑब्टेन्ड, फिर नेम के नीचे नेम, रोल्स के नीचे रोल और मार्क्स ऑब्टेन्ड के नीचे मार्क्स ऑब्टेन्ड। जो बच्चा एब्सेंट है एब्सेंट, या 0 मार्क्स जो भी करना है, मतलब वैकेंट नहीं छोड़ेगा। एक टेबल वाली जो फॉर्म बनेगी उसमें रो और कॉलम फॉर्म हो जाते हैं। यहाँ पे भी देखिए रो और कॉलम फॉर्म हो गए। ओके, तो बच्चे वो टेबुलर फॉर्म जो होती है वो एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं असेंबली, बट अंडर कंडीशन। असेंबली में आप सुबह जाके खड़े होते हो, किसी स्कूल में 10 लाइन की बनती हैं, 12 बनती हैं, 15 बनती हैं, जितनी भी लाइंस वहां पे बने, क्या वो एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगी? जनरली नहीं करती है किसी भी स्कूल के। उसका एक रीजन होता है कि सभी बच्चे लाइन में, जैसे एक लाइन में 15 है तो सभी में 15 नहीं होंगे ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट कम ज्यादा हो जाते हैं। जब नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल हो जाएंगे सभी लाइंस में, लाइन कितनी भी हो सकती है वहां पे, ओके, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल होने चाहिए। आप इधर से देखें इधर से देखें, दोनों साइड से आपको एकदम से लाइन अप होने चाहिए, बच्चे नजर आने चाहिए, ठीक है, एक लाइन के ऊपर। तो वो चीज आपकी एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगी। कंडीशन क्या हुई? इक्वल स्टूडेंट होने चाहिए वहां पे, ठीक है। अंडर कंसीडरेशन वो इक्वल स्पेस के ऊपर खड़े हुए हैं, ये मान के चलिएगा। वही चीज यहाँ पे है, ये जो 2 है, 1 है, 4 है, ये देखिए एकदम से आपको नजर आते होंगे कि एक इक्वल स्पेस में लिखे हैं, बीच में कोई कॉमा वगैरह नहीं लगाएंगे। इन चीज को आप मैट्रिक्स के केस में बच्चे टर्म्स बोलिए, एलिमेंट्स कहिए, मोस्ट कॉमन, और एंट्रीज कहिए, एक ही बात होगी। तो ये चीज जो है एक स्क्वायर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट इसमें इनक्लोज कर दी जाती है, ठीक है ना। कौन? एलिमेंट्स, टर्म्स, ठीक है, एंट्रीज। तो ये जो सामने व्यू है, ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है, ये हमारी एक मैट्रिक्स होती है। इसको पढ़ेंगे, डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, बट इसको समझ लेते हैं पहले कि रियल लाइफ में कहाँ पे मिलती है। कई बार देखा होगा, खड़े हैं कहीं पे, एक वॉल की तरफ ध्यान है हमारा, झरोखे देखे होंगे ऐसे 1 2 3 फिर ऐसे करके, है ना। कहीं पे 9 है, कहीं पे 12 है, कहीं पे 16 है, होता है रियल लाइफ में ऐसा हमारा, ठीक है। तो देख के हमें पता लगता है कि ये अकाउंटिंग भी करने लगे तो एक बार इधर से काउंट करते हैं, एक बार इधर से काउंट करते हैं। तो वही सारी चीजें क्या किसको रिप्रेजेंट करनी है? मैट्रिक्स को। जस्ट इनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, या फिर इस ब्रैकेट के अंदर भी आप उसको रख सकते हो। हमें ये अच्छी लगती है, हम इसको फॉलो कर लेते हैं, ठीक है जी। आपको ये लगे तो आप ये कर लीजिएगा, अपनी अपनी पसंद होती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, बच्चे की बुक वाले का अपना अपना स्टैंडर्ड होता है। कोई इस ब्रैकेट का यूज कर लेता है ना, और कोई छोटे वाली ओपन वाली ब्रैकेट का यूज कर लेता है। इसको बिग ब्रैकेट भी बोलते हो आप, राइट। पहली इंपॉर्टेंट चीज, तो ये चीज एक मैट्रिक्स बन गई।
अब इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या खूबियां हैं, वो पढ़ लेते हैं। जैसे हमने कहा कि ये जो 2 है ये क्या है, सभी बच्चों को पता है ये 2 पेंसिल है, राइट? नहीं, 2 क्या है? पेन है, ध्यान है ना, क्योंकि लिखा हुआ है पेन के नीचे है ये। 5 क्या है? कॉपी है। अभी देखो भाई, पेन तो 1 भी है और 2 भी है, तो ऐसे पेन 2 बोलने से कोई वेल डिफाइंड थोड़ी नहीं हो जाएगी चीज, है ना? अब 5 कॉपियां हैं, कॉपियां तो 6 भी हैं, तो आप उसको वेल डिफाइन करेंगे। कैसे वेल डिफाइन करेंगे? दीज आर 2 पेन विच आर परचेज्ड बाय सीता, ठीक है? ये सीता के द्वारा परचेज किए गए पेन है, और ये पेंसिल है, दैट इज परचेज्ड बाय सीता। अगेन दैट इज कॉपी, ये कॉपीज हैं आपकी, परचेज्ड बाय गीता। सिमिलरली यू कैन अंडरस्टैंड, राइट? दैट इज 6 कॉपीज परचेज्ड बाय राधा। ओके, तो ये आप बच्चे समझ गए होंगे। इस टेबल में देख के कोई भी स्टूडेंट बता सकता है कि ये जो चीज लिखी हुई है ये क्या है, किस चीज से एसोसिएट है, राइट? क्लियर है ना? तो बढ़ते हैं आगे। अब ध्यान से देखो, हम बात कर रहे हैं इसकी, ये 2 है, पेन है, दैट इज एसोसिएट विद पेन, एसोसिएट विद सीता, राइट? इसी तरह से आपके ये जो एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे एसोसिएटेड हैं 2 साइड से, ये पेन से और उनके नेम से जिन्होंने परचेज किया है, राइट? आप ध्यान से देखो, इस तरह की पोजीशन आपको नजर आएगी। थोड़ा सा लाइट कर दिया हमने इसको ताकि एलिमेंट्स अच्छे से दिखते रहे आपको। जो ये हॉरिजॉन्टल बनती है पोजीशन, देखो एक लाइन के ऊपर आ गई ये एलिमेंट्स, ये जो हॉरिजॉन्टल हैं इनको हम रो बोलेंगे बच्चे। क्या बोलेंगे? रो। ये हमारी रो फर्स्ट है, ये हमारी रो सेकंड है, ये हमारी रो थर्ड है। 2 चीजें होंगी, एक तो होती है रो, अब रोज बोल लीजिए, एक कॉलम, रोज एंड कॉलम्स, ठीक है? फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। अगर कोई बच्चा यहां से काउंट करे, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, काउंटिंग की जा सकती है, बट आपकी फर्स्ट रो हमेशा यही होती है, ऊपर वाली सेकंड रो ये होती है, थर्ड रो ये होती है, ठीक है जी? यानी कि ऊपर से नीचे ये फिक्स्ड होती है बच्चे, ठीक है? रो फर्स्ट, रो सेकंड और रो थर्ड। इसी तरह से इधर वाली साइड से आप देखिए, ये आपका कॉलम फर्स्ट, ये कॉलम सेकंड और ये कॉलम थर्ड। अब क्लियर हो गई होगी चीज। कॉलम को भी आप लेफ्ट टू राइट काउंट करेंगे, ये अप टू डाउन होता है, ऐसे काउंट करेंगे रोज और कॉलम। क्लियर है? हर एक एलिमेंट की जो शिफ्टिंग है आप चेक कर सकते हो, रोज और कॉलम के ऊपर आती है। होता है ना, जब क्लास में आप बेंचेस पे बैठे होते हो, अगर कोई पूछे वो स्टूडेंट कहाँ पे बैठता है, तो आप क्या बताते हो? वो फर्स्ट बेंच पे बैठता है, दूसरे नंबर वाली रो में बैठता है, ऐसे करके कुछ बताते होते हो आप। वही सेम चीज है, उसको वेल डिफाइन करने के लिए। अगर सपोज आपने बोल दिया कि वो फर्स्ट बेंच पे बैठता है, यार फर्स्ट बेंच तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, जितनी भी रो उनके सबके फर्स्ट बेंच है कि नहीं है, तो आप उसको एग्जैक्टली वही स्टूडेंट बनाने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि उसका कॉलम नंबर भी कौन सा आता है, ठीक है ना? आप बोलेंगे इधर से सेकंड रो पे फर्स्ट वाला स्टूडेंट, तो वही मतलब हो गया, ठीक है? या सेकंड वाला स्टूडेंट, ये वही सारी चीजें होती हैं। ओके, ये एक क्लासरूम में बेंचेस को भी देख के ये सीन आपको नजर आ सकता है। मैट्रिक्स फॉर्म कर सकती हैं, एक रो में 10 बेंच है, दूसरी में भी 10 है, तीसरी में भी 10 है, इस तरह से भी वो किसको फॉर्म करेगा? एक मैट्रिक्स को फॉर्म करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे मैंने 6 को यहाँ से हटा दिया तो ये एक मैट्रिक्स बन जाएगी, नॉट पॉसिबल। ऐसे मैट्रिक्स नहीं बन सकती, तो मैट्रिक्स ऐसे ही बनती, यही मैट्रिक्स है बस। अब इसी को अच्छे से समझना है हमने, इसी को डिफाइन करना है, लिखना कैसे वो चीज हमें सब देखना है, क्योंकि पेपर सब्जेक्टिव है तो आपको हर चीज लिखनी आनी चाहिए, ठीक है जी? तो मैट्रिक्स क्या है? सिंपली नथिंग, दैट इज ए शिफ्टिंग ऑफ एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम फॉर्म एंड एनक्लोज्ड बाय दैट स्क्वायर ब्रैकेट। ये मैट्रिक्स है, आप उसको ऐसे डिफाइन करें। मैथमेटिक्स है, कोई लैंग्वेज नहीं लिखनी होती है, समझ रहे हो ना? जैसे वो चीज है मतलब वही होना चाहिए, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है जी? A matrix is that in which shifting of elements, terms, entries is in rows and column form. Simply, सबसे बेस्ट और सिंपल डेफिनेशन। एक एडवांस डेफिनेशन और बनती है, वो नॉलेज के लिए हम जरूर बताना चाहेंगे बच्चे। वो ये
डेफिनेशन को समझ के आगे बढ़ाते हैं इसको, ठीक है ना। अभी इसको लिखा रहने देंगे, बड़ी सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है जी। एन ऑर्डर्ड, देखिए इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। नंबर 1 ऑर्डर्ड, नंबर 2 रेक्टेंगुलर, नंबर 3 एरे ऑफ एलिमेंट्स। ये जो एलिमेंट्स है ना, जो एंट्रीज अंदर लिखी है हमने, ये रियल भी हो सकती है बच्चे और कॉम्प्लेक्स भी, नॉलेज के लिए बता दिया आपको। दैट मे बी रियल और कॉम्प्लेक्स। जब आप जेईई मेन एडवांस के लिए पढ़ते हो तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स भी आ जाती है, ठीक है जी। बट अब सीबीएसई के अंदर कोई कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स आपको देखने को नहीं मिलेगी, वहां पे सिर्फ आप रियल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। और रियल मैट्रिक्स वो जिसमें सारे एलिमेंट रियल हैं, और रियल वो चीज जब तक अंडर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म नहीं आ जाएगी वो रियल रहेगा, ओके। यानी कि आप समझते हो ना, आयोटा +1 में पढ़ा होगा अंडर रूट के अंदर -1, उस यूनिट को हमने आयोटा नाम दिया, इमेजिनरी यूनिट होती थी। अगर एक भी एलिमेंट इमेजिनरी हो जाता तो पूरी मैट्रिक्स उसी के नाम से जानी जाएगी, यानी कि इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब इनका मतलब समझिए, अल्टीमेटली वही बनना है जो हमने अभी तक आपको बोल दिया है। ऑर्डर्ड पहले नंबर पे ये चीज है, रेक्टेंगुलर दूसरे नंबर पे, और इसमें तीसरे नंबर पे है आपका एरे ऑफ एलिमेंट्स। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, देखो बच्चे, मान लीजिए मैं अकेला यहाँ पे खड़ा हूं, ठीक है, मैं ऑर्डर में नहीं हो सकता। अब मेरे साथ एक ये यहाँ पे है कोई, दूसरा यहाँ पे है, ठीक है ना। वेल डिफाइन करने के लिए 2 ले लिए मैंने, 2 साइड से एसोसिएट, ठीक है। अब अगर उनकी काउंटिंग की जाए तो इधर से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, हमारी पोजीशन सेकंड आ गई। इधर से काउंटिंग की जाए तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, समझ गए ना। में से काउंटिंग की जाए तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कैसे भी। तो मतलब एटलीस्ट एसोसिएट विद 2 और मोर साइड्स, मतलब समझे आप। अगर मैं इसको लिव भी कर दूं ना तो भी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है, बट ये एक अच्छे वाला वर्ड है, मैंने लिखा है इसको। और वेल डिफाइंड, हम इंडियन है ना, किसी भी चीज को जब तक वो डबलिंग नहीं होती तब तक मजा आता ही नहीं, क्योंकि वेल डिफाइंड होता ही नहीं। एग्जाम्पल, सर, सर जी बोलते ना, अरे सर बोलिए यार, सर जी का क्या मतलब है एक्चुअल में देखा जाए, लेकिन यार अधूरा सा लगता है। मैडम जी, मैडम, मैडम जी का क्या मतलब है, लेकिन हमें लगता है कि यार मैडम कह के कुछ अधूरा सा रह गया है, इसलिए यूं लगता है कि उसको वेल डिफाइन कर दिया, ऐसे बोल देते हैं, कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है। वही चीज यहाँ पे चलेगी। सो ऑर्डर का मतलब समझ गए आप। जैसे अब हमारा 2 है, अब 2 पेन है, अब पेन हमने बताया था 1 भी है 2 भी है, लेकिन 2 किससे एसोसिएट है, सीधा से भी एसोसिएट है। तो इसका मतलब ये 2 साइड से अगर एसोसिएट हो गया कम से कम, तो ये चीज आपकी ऑर्डर में आ गई। ऑर्डर में आने के लिए 2 और मोर साइड से एसोसिएट होना जरूरी होता है। तो अपनी लैंग्वेज में अपने वे से इसको डिफाइन करें। ऑर्डर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, एसोसिएट विद 2 और मोर साइड्स। आप समझ गए होंगे कि हमने ये चीज कैसे समझाई है, बस उसी वे में मतलब रखना है, ठीक है जी। रेक्टेंगुलर का मतलब क्या होता है बच्चे, एनी 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ऑलवेज फॉर्म्ड अ रेक्टेंगुलर सिस्टम। ऐसे नहीं कि ये रेक्टेंगल जो बना दिया बस वही है। रेक्टेंगुलर सिस्टम क्या होता है, कोई भी 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन हमेशा रेक्टेंगुलर सिस्टम बनाएंगे। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी आपके क्या बनाते हैं, ये रेक्टेंगुलर सिस्टम बनाते हैं। जहां पे ये क्रॉसिंग बन गई, ठीक है, समझो कि वो रेक्टेंगुलर सिस्टम है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो मैंने लाइट सी लाइंस डाल रखे हैं यहाँ पे ब्लू कलर, तो ये एक रेक्टेंगुलर सिस्टम नहीं है। हर एक एलिमेंट की जो शिफ्टिंग है वो कहाँ पे आती है, क्रॉसिंग के ऊपर आती है, ठीक है ना। ये भी क्रॉसिंग पे है, 4 भी क्रॉसिंग पे है, हर एक एलिमेंट एक क्रॉसिंग के ऊपर आता है, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट एक रेक्टेंगुलर सिस्टम फॉर्म करता है, राइट। एरे ऑफ एलिमेंट, एरे इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ अरेंजमेंट। अरेंजमेंट बोल रहे तो शिफ्टिंग, दैट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ अरेंजमेंट। और अरेंजमेंट का मतलब होता है शिफ्टिंग, यानी कि उसको रखना, ठीक है जी। शिफ्टिंग, एलिमेंट्स की शिफ्टिंग, मतलब समझ आ गया। अब जोड़ देते हैं तीनों। शिफ्टिंग ऑफ एलिमेंट इज इन सच ए वे that they formed, या in such a order that they formed a
रेक्टेंगुलर सिस्टम। देखिए यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ एलिमेंट इस तरह से है, उस ऑर्डर में है कि वो एक रेक्टेंगुलर सिस्टम फॉर्म करते हैं। लिखने में बच्चे आप एक्सप्लेनेशन लिखिए, वो भी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आप शॉर्टली ये डेफिनेशन लिख सकते हो, एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट्स दैट इज ए मैट्रिक्स एंड एलिमेंट्स आर क्लोज्ड बाय स्क्वायर ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट कह सकते हो, राइट। होपफुली ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब वही सीन, नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, है ना। आप देखते हो कई बार उसको एलिमेंट्स उसको काउंट करने के लिए टोटल कितने होंगे। अगर असेंबली के अंदर खड़े स्टूडेंट एक मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं, ये तो क्लियर हो गया कि इतनी इतनी जैसे रो हैं अपने पास, तो हर एक में स्टूडेंट इक्वल होंगे। अब देखिए अगर मैं इसको हटा दूं तो मैट्रिक्स तब भी है, इन दोनों को हटा दें तो मैट्रिक्स तब भी है। ऐसा नहीं कि 3 रोज 3 कॉलम्स होना ही जरूरी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे बढ़ सकते हैं, ठीक है जी, या नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पे घट सकते हैं, राइट। समझे आप। ये शॉपिंग के लिए गए थे बुक सेलर के पास और इन्होंने ये आइटम खरीदे, हो सकता है ये और बढ़ाते हैं ना, बट खाने पीने वाली चीज बुक सेलर के पास नहीं मिलती है ना, वो तो नहीं ले सकते। होपफुली समझ आ गया होगा। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है अपने पास 3, यहाँ पे इत्तेफाक से नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हैं 3, तो 3 क्रॉस 3, इसको कैसे रीड करेंगे 3 by 3, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, MTX शॉर्टली हम इससे रिप्रेजेंट कर देंगे। मैथमेटिक्स है भाई, कोई एग्जैक्टली वो पूरा वर्ड लिख के दिखाना जरूरी नहीं होता, बट उसका मीनिंग एग्जामिनर को समझ आना चाहिए कि वो क्या कहना चाहता है, ठीक है ना। जैसे नेबरहुड आपने पढ़ा है, फॉरवर्ड आपने पढ़ा है, नेबरहुड को NBHD शॉर्ट में लिखिएगा, हर कोई समझेगा इस चीज को, ठीक है। या फिर आपने रिक्वायर्ड लिखना REQ लिख के आप शॉर्ट में लिख देते हो, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम है AP डाल देते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। कोशिश करें मैथमेटिक्स के अंदर मैक्सिमम सिंबॉलिक लैंग्वेज यूज की जाए, राइट, अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा ऑर्डर बन गया, इसके अंदर जो लिखा हमने पहले नंबर पे, बच्चे ये देखो जरा ध्यान से, ये हमारा रो टोटल नंबर ऑफ रोज है, ये रो ही रहेंगे, ठीक है ना, R लिख दिया मैंने, और ये क्या है C कॉलम्स, क्या है ये कॉलम्स है। जो पहले नंबर पे आएगी वो रो ही होगी, जो दूसरे नंबर पे आएगा वो कॉलम होगी। कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम ये फिक्स है। जैसे एक पॉइंट के अंदर पहले नंबर पे जो पोजीशन होती है x कोऑर्डिनेट है, दूसरे नंबर पे y कोऑर्डिनेट है, अगर प्लेन के ऊपर 2 डायमेंशन में कोई पॉइंट है तो, ठीक है जी। ऐसे ही पहले नंबर पे लिखी जाने वाली चीज अंडरस्टूड है, कहीं पे ये चीज लिखी मिलती है तो ये टोटल नंबर ऑफ रोज है, ये टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स है बच्चों, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि टोटल एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है ना, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 करके वो टोटल आप चेक कर सकते हो, जो रियल लाइफ में आप जनरली करते हो, ठीक है जी, बिल्कुल सेम रहेगी। ये सारी चीजें जो हमने बताई आपके काम आने वाली। ओके, बेसिक का मतलब बच्चे सिर्फ वो नहीं होता जो बुक के स्टार्टिंग में लिख दिया। बेसिक का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, जो हर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करे। टीचर है तो पता है ना कहाँ पे क्या चीज यूज होने वाली है, इसलिए कहा पेशेंस रखिए, ध्यान से सुनिए। जब आप एक्सरसाइज में एंट्री लगाओगे तब आपको इम्पोर्टेंस पता लगेगी, है ना, या जेईई मेन या कोई कंपटीशन का एग्जाम दोगे तब आपको पता लगेगी, या उसके लिए तैयारी करोगे इस चीज की इम्पोर्टेंस क्या है। 9th-10th लेवल पे बच्चों की कुछ आदतें खराब ही हो जाती हैं, हम यही कहेंगे अभी, क्योंकि वो बेसिकली नहीं पढ़ते, उनको लगता है बस क्वेश्चन सोल्व हो जाए, जबकि आगे क्या काम आने वाली चीज है उसकी बेसिक नॉलेज काम आने वाली, ठीक है ना। तो अभी बेसिकली पढ़िए इस चीज को। अब जब एक्सरसाइज में लगा पहुंचोगे तो अपनापन लगेगा, मीन्स अपनापन समझते हो ना, कि जैसे ये जाना पहचाना है यार, ये तो हमें आते हैं क्वेश्चन और कभी किए भी नहीं, तो बेसिक कंसेप्ट वो चीज है। जब तक ऐसा माइंड सेट आपका नहीं होता ना, मजा नहीं आएगा पढ़ने का, ठीक है। तो एक बार फॉलो करके देखिए इसको, अच्छा लगेगा। आगे बढ़ते हैं।
देखो बच्चे, डेफिनेशन हमारी हो गई है। अब लेट कर लेते हैं, एक मैट्रिक्स बी मान लिया हमने, अब ये लिखा बी आई जे, अब यहाँ पे लिखा एम बाई एन। इस चीज को समझिए, ये हमेशा काम आएगी। पहले इसी को एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये छोटी सी दिखने वाली चीज एक्चुअल में है क्या, वो हमने समझना, इसका एक्चुअल रूप बनाना हमने, ठीक है ना। वो क्या है, ये जो अंदर हमने लिखे हुए दिखते हैं बी आई जे, ये हमारे एलिमेंट्स हैं। क्या है ये, एलिमेंट्स, या इसको एंट्रीज भी बोल सकते हो, और एंट्रीज, एलिमेंट्स और एंट्रीज, समटाइम्स टर्म वर्ड भी यूज हो ही जाता है हमारा ना। और इसमें आपको पता ही है, ये आपका क्या है, ये कॉलम है, सॉरी पहले नंबर पे हम रो लिखते हैं और ये हमारे कॉलम है, दूसरे नंबर पे कॉलम लिखते हैं। बी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एम बाई एन है और उसके एलिमेंट बी आई जे ये है। अब हमें जो दिखने वाली नई टर्म है उनको पढ़ लेते हैं। आई क्या है, जे क्या है, एम क्या है, एन क्या है, वन बाई वन करके इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम एम के बारे में। एम क्या है, एम टोटल नंबर ऑफ रोज, राइट। एन टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। आई जे, आई डिनोट्स रोज नंबर, उसका रो कौन सी रो पे कहां पे आता है समझाने वाले हैं। जस्ट होल्ड ऑन, एक वर्ड यूज किया हमने, होल्ड ऑन, बहुत अच्छी चीज है ये। कई बार हमें उसका यूज करना पड़ता है ना, पहले कुछ और पढ़ाना है, बट वो चीज़ हमें ऑर्डर में बाद में आती है, तो हम क्या करते हैं, उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड पे कर देते हैं। यहाँ पे जो चीज़ पढ़ाई उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है, और बाद में जब उसको क्लियर करेंगे तो ये भी वेल डिफाइंड हो जाती है। इसका मतलब होता है होल्ड भी कर दिया, उसको बाद में एक्टिवेट हो जाएगी वो चीज़, ठीक है। अब आई किसको डिनोट करेगा, रो नंबर की, पहली रो है, दूसरी रो है, तीसरी रो है। अब जैसे एग्जांपल लिखेंगे तब ये अच्छे से समझ में आएगी बच्चे आपको, राइट। ये रो नंबर है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, डिनोट्स रो नंबर, ठीक है। जे डिनोट्स कॉलम नंबर। अब रो नंबर कॉलम नंबर का मतलब क्या, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। क्या रो जीरो हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। 1.5 रो, 2.5 रो, कुछ ऐसे हो सकती है क्या, नहीं ना। तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, एम, कितनी रो है अपने पास, एम। अब हमें नहीं पता है कि ये एम क्या है, क्योंकि एक नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5, काउंटिंग कहाँ तक जाती है किसी को नहीं पता। तो ऐसे कोई भी नंबर हो सकता है, 10 20 30 50 100, ठीक है। हमने तो 2 3 4 तक ही यूज करने होते हैं, यहाँ पे 5 हार्डली, राइट। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो आई की पॉसिबल वैल्यू है, दैट इज, मैंने लिख दिया कि आई की जो पॉसिबल वैल्यू है वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 4 5 और अप टू सो ऑन। और कहाँ तक जाएगी, अब रो अपने पास एम है तो एम। सेम यहाँ पे जे की वैल्यू भी वही है, कॉलम भी फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे ही होते हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पे कितने हैं अपने पास, एन कॉलम, ठीक है बच्चे। ये हो गई चीज। एक छोटा सा हम पहले एग्जांपल लिखते हैं, फिर आपको समझाते हैं। अब जैसे बी मैट्रिक्स, सपोज अपने पास ये हो गया, मैंने ये मैट्रिक्स ले लिया, B11 12 13 21 22 23 31 32 33। आप ए लिखें, बी लिखें, सी लिखें, जो मर्जी लिखें, आपका मन करे जो लिखें। ए लिखते हैं तो A11 सब में ए हो जाएगा,
बी लिखते हो तो बी, सी लिखते हो सी। ये जो कई बार बच्चों की मेंटेलिटी हो जाती है कि बस वो ए ही आएगा हर जगह, ए के नाम से जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो, इसलिए हमने यहाँ पे चेंज करके बी लिखा। ठीक है जी। बट ये चीजें फिक्स हैं, 1 1। देखो इसका मतलब क्या, जो फर्स्ट वन है ना, उसका मतलब है कि ये फर्स्ट रो है, किसको रिप्रेजेंट करता है, रो नंबर को, यानी कि रो कौन सी है, फर्स्ट वन। जो दूसरे वाला वन है, सेकंड नंबर पे है, वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। कॉलम भी कौन सा, फर्स्ट। तो दोनों से मिला के पता लगा हमें, फर्स्ट रो पे जाइए, फर्स्ट कॉलम, तो हमारा हो गया ना वेल डिफाइंड, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये वाला एलिमेंट हो गया। ये एलिमेंट कौन सा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये नेम है इनके, ये 1 1 एलिमेंट है, ये 1 2 एलिमेंट है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अभी स्टार्टिंग, ठीक है ना, नई नई एंट्री लगी है टॉपिक में, लेकिन जैसे इसको पढ़ोगे ना, ये पिट जानी चीजें, कुछ भी नहीं होता। 6 7 स्टैंडर्ड के बच्चे को पढ़ाए तो भी अच्छे से समझ में आ जाता है। ठीक है ना, इतना इजी है यार, कुछ भी नहीं है। एंजॉय करो, स्टूडेंट को तो मजा आता है, बट हम बोर हो जाते हैं, डब्बे डब्बे बनाते रहो इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका एक्चुअल रूप देख लेते हैं, ये चीज हेल्प करेगी आपको समझाने में। एक्चुअल में हमने क्या किया है, ये बी आई जे है, आई की वैल्यू यहाँ पे 1 रखी है, 1 फिक्स होगी, जे की वैल्यू 1 2 3, राइट। ऐसे ही फिर आई को हमने 2 फिक्स किया, 1 2 3, क्लियर हो गया ना ये चीज। ऐसे ही ये तीसरे बार। तो देखो इसका एक्चुअल रूप क्या है, वो ये बना बी आई को हम फिक्स कर लेते हैं यहाँ पे, इसमें डालनी है वैल्यू आपने, कहाँ पे, स्टार में, फ्रॉम स्टार। जब आई की वैल्यू 1 रखेंगे तो B1, जे की वैल्यू भी 1, आई को 1 फिक्स कर दिया हमने, ये फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद ये वैल्यू चेंज करते रहो, B1 1 1 2, क्योंकि 1 तो पहला फिक्स ही रहेगा। कॉलम तो चेंज हो गया ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। जब आप पहला एलिमेंट लिखते हो, पहली रो और पहला कॉलम स्टार्ट हो जाता है। दूसरा एलिमेंट इधर को आपने लिखा तो पहली रो दूसरा कॉलम। ठीक है जी, 1 3 पहली रो तीसरा कॉलम। तो कॉलम कितने हैं, मैक्सिमम कितने हैं भाई, n है, B1 n तक जाएंगे, राइट। सिमिलरली आप यहाँ पे देखिएगा, सेकंड रो पे आ गया, अब 2 को फिक्स कर दिया आपने। ठीक है जी, 1 बाय 1 करके ऐसे ही फिक्स करते चले जाओ, B21 B22 B23 B2n, कॉलम तो n ही रहेगा ना, nth कॉलम है। सिमिलरली B31 B32 B33 B3n, राइट। एंड फाइनली देखिए, आप इधर से अगर आप आएंगे तो चेंज कहाँ पे है, कॉलम नंबर तो फर्स्ट ही है ना, फर्स्ट कॉलम, बट रो में चेंज है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और टोटल रो कितनी है, m। तो यहाँ पे आएगा BM1, राइट। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका BM2 BM3, ठीक है। एंड फाइनली ऐसे करके आप लिखो यहाँ पे BMN। सो आगे का मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा। आपकी mth रो चल रही है और nth कॉलम mn हो गया। तो ये जो ऊपर है ये आपकी रो नंबर फर्स्ट है, इसको हम क्या लिखें, रो फर्स्ट R1, ये R2, ये कंप्लीट है भाई रो, R3 R4 RM। सिमिलरली ये कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम नंबर थर्ड और कॉलम नंबर nth कॉलम। ठीक है जी, टोटल रो m बनी, टोटल कॉलम n, m बाई n ऑर्डर बन जाएगा। ये चीज आपको पता है ना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B। तो B मैट्रिक्स का क्या है, ये ऑर्डर है, ये एलिमेंट्स हैं। हम हर बार ऐसे पढ़ेंगे, लेकिन आपके माइंड में इमेज क्या चलनी चाहिए, बैकग्राउंड में ये अकॉर्डिंगली ये ऑर्डर। देखो ये पर्टिकुलर केस है, कितनी रो थी, 3 रो, कॉलम कितने हैं, 3 बाई 3 बन गया ऑर्डर। अगर हम इनको हटा दें यहाँ से तो ये ऑर्डर कितना बनेगा,
रो कितनी है आपके पास 2, कॉलम कितने हैं 3। अगर इसको भी हटा दें तो क्या बनेगा आपके पास, रो कितनी है 1, कॉलम कितने हैं 3। ठीक है जी। ऐसे ही और भी छोटा किया जा सकता है, मतलब ये सारे इतने सारे एग्जांपल है, मैंने एक सही काम चला दिया, 1/2 है। ठीक है, और 1/1 फाइनली। मीनिंग समझ में आ गया होगा आपको कि बी एक मैट्रिक्स है, उसमें आई क्या होता है, जे क्या होता है, एम क्या होता है, एन क्या होता है और एक्चुअल पोजीशन क्या होती है। होपफुली समझ में आ गई होगी ये चीज आपको, राइट। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट लेक्चर के बाद ये आपको बहुत ईजी लगना स्टार्ट हो जाएगा, खास बात है इसमें। ठीक है, समझने की कोशिश करनी है आपने, लेक्चर को रिपीट कर लो बच्चे, कोई चीज समझ नहीं आती उसको नोट्स बनाइए अपने, हर रोज का काम हर रोज कीजिए, आराम से हो जाएगा, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी। ठीक है ना, इनका स्क्रीनशॉट लेते रहो, एज इट इज नोट करो ताकि कोई गलती ना करो आप, राइट। किसी बच्चे को कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो बच्चे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं प्रॉब्लम अपनी। ठीक है, कोई क्वेश्चनिंग है टॉपिक से रिलेटेड, या फिर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, सजेशन है, देखिए अपने चैनल का नाम है SCI चंडीगढ़। इफ यू लाइक इट देन लाइक इट, सब्सक्राइब कर लीजिए। सजेशन में अपने आप वीडियोस आपके सामने आएंगी। ओके, फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। ये NCERT थोरोली होने वाली है बच्चे, इसमें नाम लिखा ना NCERT एक्सप्रेस जर्नी ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, इसमें आप व्हाट्सएप नंबर ये यूज करो। कोशिश रहेगी कि आपको जल्दी से जल्दी सोल्यूशन मिल जाए। ठीक है बच्चे, लास्ट 5 मिनट और पढ़ लेते हैं आज इसको। ठीक है ना, यहाँ पे एक नोट लिखना है आपने। इफ अ मैट्रिक्स is of order m by n, is of order m by n, then total number of elements of that matrix are given by n। ठीक है, दोनों की उठा के मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। और इसी चीज को दूसरे तरीके से आप ऐसे भी लिख सकते हो बच्चे, इफ इन ए मैट्रिक्स, in any matrix total number of rows is equal to m and total number of is equal to n, right? Then total number of elements are given by, पता है ना किसके एलिमेंट्स, उसी मैट्रिक्स आर गिवन बाय m, राइट। होपफुली ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। आपका NCERT का एक क्वेश्चन है, उसको करते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट
हमने जो अभी तक पढ़ा है उसकी इंपॉर्टेंस आपको नजर आएगी वहां पे। बच्चे आप SCI चंडीगढ़ ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये जो वीडियोस यहाँ पे हैं वो सभी वीडियोस आपको वहाँ पे मिलेंगी एक जगह। और साथ ही साथ एक और बेनिफिट होगा आपको, जो स्टडी मटेरियल है PDF उसकी, ये नोट्स जो मेरे हाथ में, ये HDs आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इवन इससे भी बहुत ज़्यादा, ये सिर्फ NCERT चल रही है अभी यहाँ पे, वहाँ पे कंपटीशन लेवल तक के नोट्स जिसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, लेटेस्ट नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। एक्सरसाइज नंबर 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। पेपर में जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हो तो बच्चे ऐसे अटेम्प्ट करो जैसे एग्जामिनर को समझा रहे हो। ये कोई शॉर्टकट लगाने वाली चीज नहीं है यहाँ पे, ये सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का मतलब सब्जेक्टिव होता है, और क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करना जैसे एग्जामिनर को समझा रहे हैं, हम उसको कुछ नहीं पता है कौन सी चीज कहाँ से आई, वो बेस्ट वे होता है अटेम्प्ट करने का। और इसमें रेस नहीं लगानी, आराम से प्यार से करना क्वेश्चन। 2 5 19 minus 7, 2 5 19 minus 7, 35। ये एक NCERT है, CBSE बुक, पता ही है सभी को। ये एलिमेंट कोई बीच में कोमा वगैरह नहीं है, मान के चलो ये एक अंडर कंसिडरेशन इक्वल स्पेस में, ठीक है ना। रूट ऑफ 3 1 माइनस 5 और 17 ये एलिमेंट है इसमें। इसमें क्या करना है आपने, नंबर 1 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखना है, राइट। ये टू फाइंड में लिख लो बच्चे आप, या राइट, इसने लिखा ना राइट, टू राइट, टू प्रूव, टू शो, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, थर्ड नंबर पे है आपका राइट द एलिमेंट्स, A13 A21 A13 A21 A33 A24 A23। देखिए हमने नॉर्मल से भी कम स्पीड रखी है बच्चे, यहाँ पे वो धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगी, राइट। ऐसे नहीं कि हमने इसी स्पीड से चलना है, बट ये स्टार्टिंग में मैंने बताया कि लेक्चर कंपैरेटिवली बच्चों को लगता है कि एंट्री लगी है अभी, है ना, कि क्या पढ़ाया जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे आप हैबिचुअल हो जाओगे, टॉपिक का मतलब आपको समझ में आने लगेगा, तो इजी लगने लगेगा, ठीक है। अभी भी कुछ खास बात है नहीं इसमें। जैसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात की जाए तो इसका जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में क्या लिखेंगे, यही सेम चीज आपने लिखनी है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज, ठीक है। मैं इसको यहीं पे लिख दूं सॉल्यूशन में, ये सोचो कि ये आपकी स्टेटमेंट थी, हम इसको यहीं पे लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे लिख दें सॉल्यूशन, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज सिंस द मैट्रिक्स हैव 3 rows and 4 columns so that order of matrix is 3/4, ठीक है। ये लाइन आपने लिखनी है, सुन लीजिएगा, साथ के साथ नोट्स बना लेना, ठीक है। थोड़ी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी। तो इसका ऑर्डर पता लग गया आपको, 3 rows 4 columns ऐसे लिखना है। सिंस द गिवन मैट्रिक्स हैव 3 rows and 4 columns so that order of the matrix is 3/4. Next one, number of elements. Since we know that if a matrix has
m rows and n columns, then order of the matrix is number of elements of the matrix is given by m, right? Since the given matrix has 3 rows and 4 columns, so that number of elements are given by 3 multiplied by 4. 3 multiplied by 4 आप ऐसे भी लिख सकते हो, that is 12. पता लग गया नंबर ऑफ एलिमेंट? सिंपल एंड बेसिक क्वेश्चन है. राइट दी एलिमेंट्स. तीसरे नंबर पे आपने ये एलिमेंट्स लिखने. A13 का मतलब क्या? देखिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. फर्स्ट रो पे जाएंगे पहले ऐसे, है ना? आपका माइंड ऐसे चलना चाहिए, ये नहीं कि ऐसे लाइन लगानी. और थर्ड कॉलम तो देखो क्रॉसिंग कहाँ पे बनी? 19 पे. मतलब क्रॉसिंग पे कौन सा एलिमेंट आया? 19. 13 तो क्या बन जाएगा आपका? 19. उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है A21 यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो कॉमन एलिमेंट कौन बना? 35. नेक्स्ट वन A33. समझाना बनता है क्या? पता ही है. रेस्ट DIY. डू इट योरसेल्फ. अगर प्रॉब्लम आए तो हमें बताइएगा. ओके. सेकेंड क्वेश्चन बच्चे. 24 एलिमेंट्स है एक मैट्रिक्स के अंदर. इफ अ मैट्रिक्स है, देखा ना, हैज 24 एलिमेंट्स. एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स है, तो आपने बताना है कि उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं. पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं? जैसे ये हमारे पास, इसी क्वेश्चन को समझो आप, 3/4 है ना? इसका ऑर्डर क्या है? 3/4. एलिमेंट तो कितने हैं इसमें? 12 है ना? अब 12 एलिमेंट को हम एक रो पे भी तो शिफ्ट कर सकते हैं, फिर भी तो एलिमेंट 12 रहेंगे ना. या फिर इसको 2 पे भी शिफ्ट कर सकते हैं. कैसे? 2 रोज 6 कॉलम, 1 रो 12 कॉलम, ऐसे ऐसे करके. समझ रहे हो? जो भी पॉसिबल केस बनते हैं आप इसको, इन एलिमेंट्स को शिफ्ट कर देंगे. उनकी मल्टीप्लीकेशन 12 आनी चाहिए. सो आप यहाँ से स्टार्ट करो. अब 24 के लिए पॉसिबल ऑर्डर क्या है अपने पास? पॉसिबल ऑर्डर ऑफ 24 आर 1/24. एक ही रो पे सभी एलिमेंट आ जाएं. फिर 2 रो में डिवाइड करते हैं उसको. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्रॉस 12 यानी कि 2/12 हो सकता है ऑर्डर. 2 रोज 12 कॉलम आ जाए. या फिर 3 8 आ जाए, 4 6 आ जाए. अब 5 का मल्टीपल आता है क्या? 24 नहीं ना, तो 5 की मल्टीपल में नहीं आता, तो 5 नहीं है. 5 के बाद कौन आता है? 6. 6 बाई क्या आ जाएगा? 4. 7 में भी नहीं आता, 8 में आएगा. फिर उसके बाद डायरेक्ट आएगा ये 12 में. और फिर देखिए ये वापस शुरू हो गया है. ये चीज लास्ट बन गई, ठीक है? सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट. क्लियर हो गया ये चीज? ये ऑर्डर बन गया. ये टोटल पॉसिबल ऑर्डर बन गया अगर उसमें 24 एलिमेंट्स. अगर एलिमेंट्स 13 हो तो आपके पॉसिबल ऑर्डर क्या बनेंगे? 1/13 एंड 13/1. सिर्फ 2 ही बन सकते हैं. 13 किससे डिविजिबल है? 1 से itself. ठीक है? कोई इसका डिवाइजर है ही नहीं और इनके अलावा. सो 1/13 और 13/1 इसका ऑर्डर बन जाएगा बच्चे. ठीक है? ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप खुद कर लीजिएगा, जिसमें लिखा है कि मैट्रिक्स हैव 18 एलिमेंट्स. मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स. तो पॉसिबल ऑर्डर क्या बनेंगे? ठीक है? अगर उसमें 5 एलिमेंट है तो पॉसिबल ऑर्डर क्या बनेंगे? राइट? हमने अभी तक आपको यही पढ़ाया है. नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे. अभी ये हमें बेसिक्स और डेफिनेशन समझानी जरूरी थी बच्चे. नेक्स्ट वाली क्लास में स्पीड लगभग आपको लगेगी कि हाँ 30 से 40% और इंक्रीज होगी. फिर उसके बाद एक नॉर्मल स्पीड होती है, हम वहाँ पे ही रहेंगे. ठीक है ना? क्योंकि ये चैप्टर इजी वाला है तो इस पर ज़्यादा टाइम भी नहीं वेस्ट करना. बट स्कोरिंग है इसलिए स्टार्टिंग हमने स्लो की है इस चैप्टर की. ठीक है? होपफुली आपको समझ आया होगा. तो बच्चे जुड़े रहिए, ये आपके फायदे की ही चीज़ है. ट्यूनिंग होती है एक बच्चे की अपनी टीचर के साथ, और वो कई बार थोड़ा टाइम लग जाता है बनने में. होपफुली मैक्सिमम बच्चों को फर्स्ट टाइम ये चीज़ समझ में आ गई होगी. थोड़ी बहुत कहीं पे कमी लगती है तो बच्चे उसको
उसको आप रिवाइज कर लें वीडियो, ठीक है। अब ये टाइमली वीडियो स्टार्ट हो जाएंगी 26 अप्रैल से, आज से स्टार्ट हो गया ये हमारा डेली। कोशिश करेंगे हम कि डेली ही आपको एक नई वीडियो मिले, ओके। ये चैप्टर जल्दी ही खत्म हो जाने वाला है, हम साथ साथ इसको करते रहेंगे, लेट नहीं होने देंगे अपने सिलेबस से, टाइमिंग इसको हम खत्म कर देंगे अपने सिलेबस को, ठीक है। ऐसे ही हमने एनसीईआरटी को थोरोली पढ़ना है, ये सारी प्रॉब्लम्स मैंने सोल्व करवानी है आपको यहाँ पे, राइट। थैंक यू बच्चों।